बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, नवाज शरीफ को गिराते गिराते कई लोग अपनी इज्जत दांव पर लगा बैठे हैं। लड़ाई इस कदर खौफनाक है कि इसने बड़े बड़े इदारों को तबाह कर दिया है। इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और FIA जैसे बड़े इदारों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। तो कहने वाले कहते हैं इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। जिसको गिराने चले थे वो आज भी पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़ा है। आज सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ टिकट देने की हामी भर लें तो लोग मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए तैयार हैं, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने को तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि मुस्लिम लीग नून उन्हें अगले इलेक्शन में अपना टिकट दे दे, और टिकट तो दूर की बात, उन्हें सिर्फ जमात में शामिल करने का NOC दे दिया जाए तो भी बात बन जाएगी। लेकिन नवाज शरीफ इनकार कर चुके हैं, जिसकी वजह से वो लोग परेशान हैं कि जाए तो जाए कहाँ, जिन्हें उर्फ़ आम में लोटा कहा जाता है। तो कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को तस्लीम करना पड़ता है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि नवाज शरीफ ने मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करके सियासत में वापसी कर ली है, और इसका एतराफ़ उनके सियासी मुखालफिन भी कर रहे हैं। तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के अदालत में बयान के बाद सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ चुका है, और जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। तो ज़रा ये बताते हैं कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट ने सियासी माहौल और सियासी खेल को किसी हद तक तब्दील कर दिया है, और इससे शहबाज शरीफ का जो मुफाहमती फार्मूला था उसको भी नुकसान पहुँचा है, और इस मुफाहमती फार्मूले की मुखालफत करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। जबकि नवाज शरीफ की तरफ से ये पैगाम दिया जा रहा है कि वक्त और हालात ने बहुत से मामलात को एक्सपोज कर दिया है, और नवाज शरीफ के हवाले से हुकूमत का बयानिया कदरे कमज़ोर पड़ गया है। नून लीग की सियासी साख मजबूत हुई है, तो मुफाहमती फार्मूले पर अमल से इससे नुकसान पहुँच सकता है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपने सारे मामलात जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस के फैसले तक होल्ड पर डाल दिए। तो आज हुकूमत ने पहली बार इस केस के अंदर इंटरवीन किया है, और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में अपना जवाब जमा कराया। यानी हुकूमत इस केस में बाकायदा कूद पड़ी है और उन इल्ज़ामात को गलत और बेबुनियाद करार दिया है जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपने स्टेटमेंट में लगाए। तो हुकूमत ने अदालत में जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात का वन लाइनर जवाब दिया है, जिसमें कहा गया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी यानी जो फाजिल जज साहबान हैं, एक्स जज साहब, उनके जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं, उनका हक़ाइक़ से कोई तल्लुक़ नहीं। हालांकि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि इनके इल्ज़ामात का तल्लुक़ ताकतवर हल्कों और अहम शख्सियात के हवाले से है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान एडिशनल अटार्नी जनरल सुहेल अहमद पेश हुए, और उन्होंने हुकूमत की जानिब से अपना स्टेटमेंट जमा कराया। इससे पहले जस्टिस सिद्दीकी की जानिब से जमा कराए गए खल्फिया बयान पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा दिया, और एतराज़ लगाकर उसे वापस कर दिया था। अगर ये हल्फिया बयान जो जस्टिस सिद्दीकी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जा रहा था, अगर ये हल्फिया बयान जमा हो जाता तो फिर उसके जवाब में हल्फिया बयान जमा कराना पड़ता, यानी जो भी इसका जवाब देता उसको भी इसी तरह एफिडेविट में स्टेटमेंट देना पड़ता, और फरीकैन के हल्फिया बयान जमा होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी कराना पड़ती। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई या आने नहीं दी गई। हुकूमत की जानिब से अदालत में एडिशनल अटार्नी जनरल के ज़रिए जो है जवाब वो जमा करा दिया गया। तो इस केस में वफाक की तरफ से जमा कराया जाने वाला ये पहला जवाब था, जिसमें एडिशनल अटार्नी जनरल ने आके कहा कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एलिगेशन लगाए हैं वो एलिगेशन दुरुस्त नहीं है। तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेरे समाअत था तो उस वक्त भी हुकूमत ने इसके हवाले से कोई जवाब जमा नहीं कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि शौकत सिद्दीकी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और ओहदे को नहीं समझा। जस्टिस उमर ताब अदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच साबिक़ जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस की समाअत कर रहा है। तो समाअत के दौरान ही एडिशनल अटार्नी जनरल सुहेल महमूद रोस्टरम पर आए, और उन्होंने वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा कि वो जवाब जमा कराना चाहते हैं।
तो उन्होंने कहा कि शौकत सिद्दीकी की जानिब से बाज़ अफसरान पर लगाए गए इल्ज़ामात की वो तरदीद करते हैं। ये इल्ज़ामात मन गढ़त, बेबुनियाद और गुमराह कुन है। जस्टिस उमर ता बंदयाल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान से कहा कि जज को हटाने से पहले इंक्वायरी को लाजमी करार देने के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर भी दलाइल मुकम्मल करें, क्योंकि हामिद खान साहब इस केस में इंक्वायरी के बारे में कह रहे हैं कि जी इसकी पहले इंक्वायरी होना चाहिए थी। वकील हामिद खान ने कहा कि इंक्वायरी के बगैर रेफरेंस का फैसला नहीं किया जा सकता, माज एक तकरीर तो इशू नहीं था, तो कार्रवाई से पहले ओपन इंक्वायरी का यकीन दिलाया गया था। तो जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तस्लीम हक़ाइक़ की बुनियाद पर ओपन इंक्वायरी को मुनासिब नहीं समझा। तो हामिद खान ने दलाइल दिए कि जज के पास तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा और कोई फोरम भी नहीं है। मुमकिन है इंक्वायरी में अपनी बात को साबित करने के लिए वो उन लोगों को बुलाता जिन पर उसने एलिगेशन लगाए थे, उनसे सवालात करता। बगैर इंक्वायरी अपने इल्ज़ामात को वो किस तरह साबित करता। तो जस्टिस उमर ता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक भी उन्हें अदलिया का दिफा करना था। हामिद खान ने कहा कि जज से बाज़ सरकारी अफसरान के राब्तों के बारे में तहक़ीक़ात के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ख़त लिखा था। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि शौकत सिद्दीकी ने तकरीर पहले की और बाद में ख़त लिखा। दौरान समाअत जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से एक शेर भी पढ़ा गया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो इस केस में और भी यहाँ दिलचस्प मोड़ बाकी है। कल इस केस की दोबारा समाअत होगी। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जवेद लतीफ़ को जेल से रिहा कर दिया। उन्हें कल अदालत ने ज़मानत दी थी। सेशन जज लाहौर ने उन्हें, मॉडल टाउन के जो सेशन जज हैं उन्होंने ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। तो आज रोबकार जेल पहुँचाएगी। कोट लखपत जेल में वो कैद थे। नून लीग के शेखपुरा से मेंबर कौमी असम्बली है मियाँ जवेद लतीफ़, यानी शेखपुरा से MNA है मुस्लिम लीग नून के, और उन्हें पिछले दिनों एक तकरीर करने के जुर्म में, उस तकरीर में कुछ अल्फाज इस्तेमाल करने के जुर्म में उन पर बहुत से एलिगेशन लगाए गए और रियासत मुखालफ बयानिया करार देकर उनको पकड़ा गया। उनकी केस की समाअत हुई तो उन्हें उनके खिलाफ केस चला, लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस सामने नहीं आया। बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल तकरीर थी, लेकिन उसको कुछ और रख दिया। तो कल उनकी ज़मानत हुई तो आज उनको जेल से रिहा कर दिया गया। तो मुस्लिम लीग नून के दर्जनों कारकुन मौजूद थे जिन्होंने वहाँ पर उनकी रिहाई का उनका खासा इस्तकबाल किया, और उन्होंने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार हैं, और 22 करोड़ आवाम को कहेंगे जी पाकिस्तान खपे, यानी पाकिस्तान खपे का मतलब है कि पाकिस्तान रहेगा। ये जरदारी साहब ने भी नारा लगाया था कि पाकिस्तान खपे। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए अपने मुस्बत जज्बात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं आई थी कि जब उन्होंने तकरीर की तो उनकी तकरीर को वो माहौल और वो वक्त ऐसा था, यानी उनकी कायद मरियम नवाज़ को ये थ्रेट दिया गया था कि उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। तो उस पर उन्होंने जज्बातियों की तकरीर की, तो उस पर उनके खिलाफ जो केस बना, तो आज उसका भी फैसला हो गया कि वो ज़मानत पर रिहा हो गए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, विच मीन कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन पर गद्दारी के जो इल्ज़ामात और रियासत मुखालफ बयानिए की जो बातें की जाती हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये एक पॉलिटिकल विंडेटा है जिसके तहत मुख्तलिफ रहनुमाओं को उठा के जेलों में बंद कर दिया जाता है, मुकदमे बनाए जाते हैं और अपने जज्बात को तस्कीन दी जाती है, तस्कीन पहुँचाने की कोशिश की जाती है। जवेद लतीफ़ के ऊपर बहुत पुरख्वाहिश थी कई लोगों को, और नैब ने भी उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। तो इस मुकदमे में उन्हें पकड़ के अंदर कर दिया गया, लेकिन वो इसमें भी रिहा होकर ज़मानत पर बाहर आ गए हैं, तो विच इज़ गुड। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक में वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ में इफ्तिखार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। गुफ्तगू कर रहे हैं, मिनिस्टर हैं उमर अयूब, और बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। वॉच दिस।
कर लूं, ये जो बार बार हमारी हुकूमत कह रहे हैं उमर अयूब साहब, अनफॉर्चुनेटली ये उस वक्त हमारी हुकूमत में साथ शामिल थे, तो इतने बुरे इकदाम इनके सामने हो रहे थे, महंगे मुआहदे हो रहे थे, इनको तो फौरन कौम को एतमाद में लेना चाहिए था, इनको हीरो बन जाना चाहिए था, इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये क्या कर रहे हैं आप लोग इस मुल्क के साथ, जो आज कह रहे हैं कि अजाब हो गया और हमने ये कर दिया और हम खा गए और महंगे मंसूबे, उस वक्त हीरो बन जाते। किस दिन आपको लगा कि नून लीग से छोड़ देना चाहिए? ये पावर के महंगे मुआहदे कर रहे थे, इसे आपने छोड़ने का फैसला? I left the party, मैं निकल गया था। आपको कब लगा कि छोड़ देनी चाहिए पार्टी? मैंने तो 2015-16 के बाद मैं निकल गया था। You left the party before elections. PTI में मैंने ज्वाइन किया था। Yes, you left the party after before elections. पहले भी और जब आपको पावर के महंगे मुआहदों की वजह से? No, you were not. उमर साहब गलत बयानी है, रीजंस की वजह से गलत बयानी है। I left the party. अज़मा बीबी क्यों छोड़ा था इन्होंने? When you left the party before 2 months before the elections, you left the party जब आप पूरा टेन्योर एंजॉय किया, आपने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज एंजॉय की और उसके बाद आपको 2 महीने पहले पता चल गया कि 2015 कमाल है। 2015 में मैंने टिकट भी नहीं लिया था पार्टी का। मेरी वालदा भी आपको मालूम है, she was sick, I did not contest the election। 2015 में कौन सा इलेक्शन हुआ था? पार्टी से निकाली हुई थी। उमर अयूब साहब 2015 में कौन सा इलेक्शन हुआ था? इलेक्शन में बाय इलेक्शन हुआ था। बाय इलेक्शन का बाय इलेक्शन हुआ था ना। हाँ, आप हमारी पार्टी को तब छोड़ के गए हैं इलेक्शन से 2 महीने पहले, जब आपको भी पता चल गया कि हवा इमरान खान साहब की तरफ। लगता है कि लाइव शो में उमर अयूब का भेद खुल गया है। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। तो पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है तो इलेक्टेबल ने पहुंचाया है। बहुत से इलेक्टेबल ऐसे हैं जिन्हें लोग लोटे कहते हैं, जो पार्टी बदलने में 2 मिनट नहीं लगाते, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने से नहीं चूकते। अब जो शख्स किसी हुकूमत का 5 साल तक हिस्सा रहा हो, उसी हुकूमत में वो आज कीड़े निकाल रहा है, तो दरअसल वो किसी और का नहीं अपना चेहरा दिखा रहा है। और इस तरह के इलेक्टेबल की तादाद कौमी असम्बली में 70-80 लोगों की है, जिन्होंने इस निज़ाम का बेड़ा गर्क करके रखा है। और हर बार ये लोग किंग्स पार्टी का हिस्सा बनकर अवाम के मैंडेट को सरेआम बेचते हैं, तो लोग इनका बाल भी बेकार नहीं कर सकते। अब उमर अयूब साहब जिस बात पे ज़रा झीम गए हैं, या जो क्वेश्चन पूछा गया कि आप तो नून लीग का हिस्सा थे, तो वो कह रहे नहीं मैंने 2015 में नून लीग छोड़ दी थी, तो वो 2012 में मुस्लिम लीग काफ छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे, और 2013 में उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ा था जिसमें वो हार गए। फिर उसके बाद बाई इलेक्शन हुए तो दोबारा उन्होंने मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब हुए। फिर उन्हें रेवेन्यू और इक़्तिसादी अमूर की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। फिर उन पर एक एलिगेशन लगा धांधली का, जिस पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो 2018 में इलेक्शन से कबल वो तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए। अब ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मालूमात सबके पास मौजूद है। अब अपना गुस्सा वो अपनी साबका पार्टी पर इसलिए उतार रहे हैं कि जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने या अदालत ने डिस्क्वालीफाई कर दिया तो फिर पार्टी ने उन्हें घास डालना बंद कर दिया। तो ये है वो हकीकत, जो लोग साबका हुकूमत का हिस्सा रहे, इक़्तिदार इंजॉय करते रहे, सिस्टम में खराबियाँ पैदा करते रहे, और ये है वो इलेक्टेबल जो हर उस जमात का हिस्सा होते हैं जो इक़्तिदार में आती है या इक़्तिदार में होती है। अब उमर अयूब साहब पहले मुशर्रफ के साथ थे और फिर नून लीग में गए और अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, और पार्टी भी सिर्फ इलेक्शन से कबल ही बदलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ दोस्तों की बात करते हैं, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच रिपोर्टर्स। ये चॉइस साहब राह रास्त कहा जा रहा है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ था NRO, और अब उसका नाम दिया जा रहा है ग्रैंड डायलॉग। आइंदा आम इलेक्शन से पहले पहले ये सब कुछ हो जाए और इनको वापस लाया जाए। और अब NRO की जगह GNO कर दिया है, NSO कह रहे हैं वो, NSO। जी हाँ, ये कह रहे हैं। तो आप क्या तो पहले करो तो पहचान। और मरियम साहबा ने तो इनके मुंह पर कहा कि ना हम आपके बयानियों को मानते हैं और ना आपकी सदारत। नहीं, अब नए बयानिए पे सब मुत्तफिक हैं कि ग्रैंड डायलॉग स्टार्ट किया जाए, आम इंतखाबात से पहले आम माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए, और जो नवाज शरीफ साहब ख़ास तौर पे लंदन में
अपने करीबी लोगों को बता रहे हैं कि देखें अच्छा वक्त आने में, वक्त बदलने में कोई देर नहीं लगती। आनन फानन कुछ ना कुछ ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि हमारे लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए ये ख़ास तौर पे चौधरी साहब बिटवीन द लाइन बात करते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप देखें मरियम सफदर साहबा को, देखें दानिश्वरों का कुछ हल्का, फिर लीगल साइड पे चले जाएं, तो एक ही शख्स को, एक ही शख्सियत को टारगेट किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वो शख्सियत जो है वो गिर जाए और उसके बाद फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये किया जा रहा है। फिर सत्य खैरा। जी हाँ, मिसलीड करना इसे कहते हैं, यानी लोगों को गुमराह करना, उनके जहन में शकूक व शुबात पैदा करना, हर चीज़ को मनफी अंदाज में पेश करना। ये आजकल की प्रोपोगंडा वॉर है जिसे 5th जनरेशन वॉर कहा जाता है। अब ये उसका हिस्सा है। यानी ग्रैंड डायलॉग का मतलब NRO कहाँ से हो गया? मुल्क में जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, इन हालात में ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत और गुंजाइश मौजूद है। हुकूमत ने करप्शन के नाम पर जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा की है और इसके नतीजे में मुल्क जिस किस्म के मुआशी बहरान का शिकार हुआ और सबसे ज़्यादा इसका नतीजा, सबसे ज़्यादा खमियाजा अवाम ने भुगता, जो महंगाई का अजाब भुगत रहे हैं। अब इस सब को ख़त्म करने के लिए जो सबसे अहम बात है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेहकाम है। तो वक्त ने साबित कर दिया कि हुकूमत के पास करप्ट लोगों को पकड़ने का बयानिया तो है मगर उसकी सलाहियत नहीं है या फिर नीयत नहीं है। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते, ना इस तरह तरक्कियाँ होती हैं। तो कुछ और सोचना पड़ेगा। ये जो बहुत से लोग कहते हैं कि मुल्क में वन वे ट्रैफिक चल रहा है, तो इस वन वे ट्रैफिक से बहुत तबाही हो चुकी है। पूरा मुल्क ज़हनी खलफशार में मुब्तला नज़र आता है। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि सियासी क़यादत मिलकर बैठे और इसका हल निकाले, क्योंकि हमेशा बहरानों का हल सियासी क़यादत ही निकालती है। और ये सियासी क़यादत का फ़र्ज़ है कि मुल्क को इस सूरत हाल से निकाल कर मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। ये जो मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, चाहे वो इधर से हो रहा है चाहे उधर से हो रहा है, इससे हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़िम। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर रहे हैं सियासी मामलात के ऊपर और इस बात के ऊपर कि क्या PDM और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। वॉच राना सनाउल्लाह। किया है इस्तीफों के मामले पर आप लोग अलग हुए, उसके बाद पीपल्स पार्टी इतनी नाराज हुई कि बिल्कुल ही बाहर हो गई और आप ना लॉन्ग मार्च कर पाए। आपका इलेक्शन का जो इत्तेहाद था वो नहीं हुआ तो मिफ्ता इस्माइल और हार गए, आपका और नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी के हाथों। तो आप लोगों ने क्या जज्बात में आके पीपल्स पार्टी पर तनकीदें शुरू कर दी थी? अब आपको एहसास हो रहा है कि हमने गलत किया था, इसलिए उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। PDM को आप लोगों ने अलग हर्ट कर दिया, इस्तीफों के मामले पर इख्तिलाफ हुआ था, ना लॉन्ग मार्च हुआ ना जल से। देखें, इसमें हमारी ये सोच थी कि जो लॉन्ग मार्च है वो लॉन्ग मार्च जो है उसके आखिर में अगर उसको इस्तीफ़े दे के पूरी अपोजिशन बाहर आती है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो मरतब होगा। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी ने उससे इत्तफाक नहीं किया और वो मरहला जो है वो नहीं हो सका। अब इसमें मामला ये है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात करना जो है वो PTI को या हुकूमत को रिलीफ देने के मुतरादिफ है। PMLN की ये पॉलिसी है कि और पार्टी लेवल के ऊपर ये डिसीजन है कि हम पीपल्स पार्टी को हदफ ना बनाएं और पीपल्स पार्टी एक मुतहदा अपोजिशन की शक्ल में जो पार्लियामेंट में मौजूद है वहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो पूरी अपोजिशन को साथ लेके चलें और उसमें जो भी पार्लियामेंट में होने वाली कार्रवाई है, वो जो बजट है या दीगर जितने भी अमूर वहाँ पे अंडर डिस्कशन आते हैं उस के ऊपर मुतहदा अपोजिशन जो है वो एक मौक़िफ़। कभी कभी मुझे भी लगता है कि अपोजिशन खुद इस बात से डर गई है कि अगर हम सब ने इस्तीफ़े दे दिए और बात इलेक्शन की तरफ चली गई, इलेक्शन हो गए तो फिर कहीं हुकूमत संभालना न पड़ जाए।
और इस वक्त हालात ऐसे नहीं हैं कि कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार में आकर मुल्क को बहरानों से निकाल पाए। इसलिए सबसे पहले पीपल पार्टी पीछे हट गई है। अब पीपल पार्टी को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर खान साहब को हटाया गया तो मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आएगी, पीपल पार्टी का फिर भी कोई चांस नहीं। तो उन्होंने पुरानी तनख्वाह पर काम करते रहना ज़्यादा पसंद किया। अब पीपल पार्टी के पास सिंध हुकूमत मौजूद है और इतनी तगोदो के बाद, यानी वो एहतजाजी तहरीक भी चलाएं, इस्तीफ़े भी दें, उसके बाद भी उन्हें सिर्फ सिंध हुकूमत ही मिलना है तो क्या फ़ायदा। तो पीपल पार्टी के गोल और बड़े क्लियर हैं। अब उनके पास वाहिद रास्ता ये है पीपल पार्टी के पास कि वो लोगों को साथ मिलाकर खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दें, अदम एतबार लाएँ, उन्हें फारग कर दें और जो भी हुकूमत बने उसमें अपना हिस्सा वसूल कर लें। अब ये बात मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को गवारा नहीं है कि खान साहब को हटाने के बाद हुकूमत चूचू का मुरब्बा बनकर चलाई जाए। तो असल मसला ये है कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस बात पर तो मुत्तफिक हैं कि हुकूमत को घर भेजा जा सकता है, लेकिन तरीक़ेकार पर इख्तलाफ है। और इस बात पर भी इत्तफाक है कि अगर सियासी जमातें इस्तीफ़ा दे दे तो हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन मार्क है वो ये कि अगर ताकतवर हल्के न्यूट्रल ना हुए तो खान साहब फिर हुकूमत में आ जाएंगे और इसी वजह से इस वक्त मामलात डेडलॉक का शिकार है। और हुकूमत ने साल 2020-21 के लिए इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के मुताबिक हुकूमत ने IMF को तो कर दी है ना कि बिजली की कीमत में इजाफा नहीं होगा और हम टैक्स भी नहीं लगाएंगे। तो ये दावा किया है वज़ीर ख़ज़ाना ने और भी बड़े दावे किए, जिनमें एक अहम दावा ये कि मईशत बड़ी अच्छी हो गई है और ग्रोथ रेट बढ़ गया और महंगाई में हम जल्द काबू पा लेंगे। पिछले साल हुकूमत ने खुद कहा था कि ग्रोथ रेट 2.1% है, लेकिन लार्जर स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 9% ग्रोथ रेट दिखाई है। तो तरसीलात ज़र 26 अरब से तजावज़ कर गई, जबकि करंट अकाउंट खसारा सरप्लस चल रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अल्लाह का शुक्र है कोरोना कंट्रोल में आ गया है और मईशत ने रिकवरी करना शुरू कर दी और बजट में गरीब पहली तरजीह होगी। इस साल फरवरी में कोरोना ने फिर से सर उठाया और हुकूमत ने जो फैसले लिए, मराद दी गई, इससे लार्जर स्केल मैन्युफैक्चर ने बड़े पैमाने पर ग्रोथ दिखाई है। तो शौकत तरीन ने यह भी कहा कि तरसीलात ज़र इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि इस साल उनके 26 अरब डॉलर से बढ़कर 29 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान है। कोरोना की वजह से मईशत को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि तरसीलात ज़र 29% से ग्रोथ कर रही हैं। तरसीलात ज़र को अल्लाह ने हमारे लिए फ़रिश्ता बना के भेजा है। करंट अकाउंट हमारा सरप्लस चल रहा है और ज़र मुबादला के ज़हायर जो इस वक्त 26 अरब डॉलर है वो 2018 में 7 अरब डॉलर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं पेशन गोई तो नहीं कर सकता कि हम ग्रे लिस्ट से वाइट में आ जाएंगे, लेकिन अमेज़ोन ने हमें सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया। यानी सुभान अल्लाह, अमेज़ोन जो है वो एक ओपन मार्केट है, डिजिटल मार्केट, जिस पर लोग अपना सामान बेचते और ख़रीदते हैं। और चूँकि उसने हमें सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है तो हम तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं, जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब के बयान से लगता है। और उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं कि अमेज़ोन ने इससे पहले भी हमें सेलर लिस्ट में शामिल किया हुआ था। ये और बात है कि पाकिस्तान में जो लोग अमेज़ोन पर कारोबार कर रहे थे उनके हवाले से शिकायत इतनी बड़ी कि अमेज़ोन ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो अब अमेज़ोन ने उनको अनब्लॉक कर दिया है, तो उसकी वजह से इसको भी हुकूमत ने अपने उसमें ले लिया, अपनी कामयाबी को शुमार कर लिया। तो वज़ीर ख़ज़ाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा कि 3-4 माह से जो माहाना ग्रोथ हो रही है हमारी वो 50% से ज़्यादा है, इसलिए हमने बजट 5.7 ट्रिलियन का रखा है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने यह भी कहा कि FBR की टैक्स वसूलियाँ जारी है और गुज़श्ता साल के मुकाबले में ये 11% बढ़ी है। हम चाह रहे हैं महंगाई रोकने के लिए पैदावार बढ़ाएँ, ज़राअत में पैदावार को बढ़ाएंगे और यानी 3 बार उन्होंने कहा ज़राअत, उसमें हम पैदावार को बढ़ाएंगे। जबकि पिछले कुछ दिनों से हुकूमत बाकायदा ये क्लेम करी कि ज़राअत में हम पैदावार बढ़ा चुके हैं, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना अब भी ये कह रहे हैं कि हम ज़राअत में पैदावार और बढ़ाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरी शोबे में वो कमोडिटी स्टोरेज ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो कर्ज़ है वो 1.7 ट्रिलियन बढ़ा है। हमारा पिछले साल 3.7 ट्रिलियन कर्ज बढ़ा था, जो अब यानी पिछले के मुकाबले में इस साल आधा है। और शरह सूद जो पहले 13.2 थी वो हम कम करके 7% तक लाए हैं। तो सरहदों में ग्रोथ 26% जो है वो बढ़ गई है। उन्होंने कहा जी कि आलमी सतह पर जो एहसास प्रोग्राम है
वो बेहतरीन प्रोग्राम है और हमने उसके तहत 15 मिलियन अफराद को नकद रकम दी है, मदद दी है और रेटिंग कंपनियों ने हमें कंफर्म किया है, जो कि हमारे ऊपर एक स्टैंप है कि हम स्टेबल हो रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी बताया कि हम ग्रोथ रेट को 5, 6, 7% तक लेकर जाएंगे। नौजवानों को रोज़गार दिलाने के लिए ग्रोथ लेकर लाएंगे। हमने गरीब का ख्याल रखना है और गरीब आदमी के लिए इस मरतबा बजट में तवज्जो दी गई है। बैंक छोटे तबकों को कर्ज नहीं देते। उन्होंने कहा हमने गरीब की ज़िंदगी आसान करनी है, उनके ख्वाब को पूरा करना है। तो इस बजट में गरीब हमारे लिए नंबर 1 तरजीह होगा। तो गरीबों के लिए जी खुशखबरी है, हुकूमत ने कहा जी गरीब उनकी नंबर 1 प्रायोरिटी होगा। तो उस प्रायोरिटी के लिए हुकूमत क्या करेगी, ये तो बजट आएगा तो पता चलेगा। उन्होंने कहा कि जो स्मॉल मीडियम के लोग हैं उन्हें सिर्फ 6% कर्ज मिलता है, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो हम कामयाब जवान प्रोग्राम से इस वक्त 9000 के करीब लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हम 4% शरह नमू पर हैं और हम 7 से 8% शरह नमू हासिल करने की कोशिश करेंगे। कमर्शियल बैंक को निचले तबके को कर्ज देने नहीं आते, तो पायदार शरह नमू के देर पा इस्तेहकाम के लिए इक़दाम करेंगे। कॉर्पोरेट सेक्टर 75% कर्ज ले जाता है, हम SMS के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बरामदात में नए रास्ते तलाश करेंगे। IT 50% ग्रोथ कर रही है, उसको 100% पर ले जाएंगे। भारत ने पिछले 10 साल में IT को 100 गुना बढ़ाया है, तो क्या हम IT को 50% नहीं बढ़ा सकते? हमें अपने यहाँ डॉलर के इनफ्लो को बढ़ाना है। तो ये बड़ी मज़ेदार बात उन्होंने की कि जी इंडिया में IT 100% बढ़ी है और हम जो है सिर्फ 100% नहीं बढ़ा सकते। तो ज़रा उनको शायद पता नहीं कि इंडिया ने IT की ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या क्या किया है। एक पूरा IT का शहर बनाया और आप सिर्फ चूँकि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हो गई है कि पढ़े लिखे लोग अपने घरों में बैठ के इसके ऊपर काम करना शुरू हो गया है। तो कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ने, तो उसको भी हुकूमत ने अपनी गुडविल में डाल दीजिए कि IT की ग्रोथ जो है 50% बढ़ गई है। भाई काम है नहीं, अब नौकरियां हैं नहीं, तो लोग क्या बैठ के काम भी ना करें। तो वो जो 50% ग्रोथ है उसी में शुक्र अदा करें, वरना जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए इक़दाम या मैयर करने पड़ते हैं वो तो हुकूमत कर नहीं रही। तो उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। अब कल इसके ऊपर आएगी डिटेल, जब वो पेश करेंगे बजट तो पता चल जाएगा कि क्या क्या मामला हुए। लेकिन जो मजबूरी आज उन्होंने बजट जो प्री बजट में ये इकनॉमिक सर्वे पेश किया, उन्होंने कहा जी कोरोना के बायस 2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हुए थे और अब वो अनएम्प्लॉयमेंट रह गई है 25 लाख। तो यानी बाकी के जो 1 करोड़ 75 लाख है उनको वापस रोज़गार मिल गया। तो ये बड़ा मुश्किल है जानना कि हुकूमत ने ये रोज़गार कहाँ से जनरेट किया और ये लोगों को कैसे मिला। तो बज़ाहिर ये लगता है कि चूँकि ये आज़ाद शुमार का गोरख धंधा है, आम आदमी को समझ में नहीं आता, तो ना बजट समझ में आएगा ना इकनॉमिक सर्वे समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी को जाकर देखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या महंगाई कम हो रही है या हुकूमत महंगाई कम करने के लिए इस बजट में कुछ रिलीफ दे रही है? और ये जो कहा जाए गरीबों का बजट होगा, तो गरीबों के लिए क्या आप नौकरियाँ जनरेट कर रहे हैं, उनकी पर कैपिटा आमदनी बढ़ाने के लिए कोई इंसेंटिव दे रहे हैं, कोई जॉब क्रिएट कर रहे हैं? तो ये बजट में सबसे जो अहम काम होता है वो आम आदमी के लिए वो जॉब क्रिएशन का होता है, या उसके लिए बिजनेस के नए मॉडल या मौके होते हैं, या टैक्स में रिलीफ होता है। तो हुकूमत ने अपना टैक्स का हद भी बढ़ा रखा है और ये भी तसल्ली दे रहे हैं जी कि हम टैक्स नहीं लगा रहे। तो टैक्स लगाए बगैर टैक्स का हदफ कैसे पूरा करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और गरीब को क्या रिलीफ देंगे, ये कल जब बजट आएगा तो फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। और लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। शहरों में 8 घंटे और देहातों में 12 से 18 घंटे की बंदिश जो है बिजली की वो मामूल बन गई है। बाज़ इलाकों में 18 घंटे भी लोड शेडिंग हो रही है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, रावलपिंडी, मुल्तान, जितने बड़े शहर हैं, जितने वो शहर जो कि पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, उन शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अब कई एक ऐसे इलाके हैं जिनमें कराची और लाहौर के, जिनमें बिजली की बंदिश जो है वो कई घंटों पर मुहित है, यानी पूरा ग्रिड स्टेशन बंद है और 12-14 घंटे के बाद बिजली आ रही है। तो सार्फिन ये कहते हैं कि बार बार शिकायत के बावजूद बिजली बहाल नहीं की जा रही। खासकर कराची और लाहौर ये 2 बड़े शहर हैं जहाँ पर बिजली की वजह से लोग खासे डिस्टर्ब हैं। तो बिजली का शॉर्टफॉल 7 से 8 हज़ार मेगावाट से ज़ायद हो गया है और ज़रा ये कहते हैं बिजली की जो पैदावार है वो 17,000 है और तलब 25,000 मेगावाट के करीब है। लेस्को का शॉर्टफॉल यानी खाली लाहौर में जो शॉर्टफॉल है बिजली का वो 2,000 मेगावाट हो गया है। बिजली का शॉर्टफॉल 7 से 8,000 मेगावाट से ज़ायद बरकरार है
और ज़रका इजराइल कहते हैं कि बिजली की पैदावार 17,000 और तलब 25,000 मेगावाट के करीब पहुंच गई है। लेस्को का शॉर्टफॉल 2,000 मेगावाट है, जबकि बलूचिस्तान की तलब 2,200 मेगावाट है, जबकि उन्हें 800 मेगावाट बिजली दी जा रही है। केपीके की तलब 3,200 मेगावाट है, इसे 1,200 मेगावाट बिजली मिल रही है। लेस्को में 1-2 दिन से ग्रिड्स पर वोल्टेज 370 MVA है, जो कम है। वोल्टेज की वजह से शहरियों की बरकी मसनूआत ख़राब होने की शिकायत सामने आ रही हैं, जबकि बाज़ ग्रिड स्टेशन तकरीबन 16 से 18 घंटे बंद रहने के बाद बहाल कर दिए गए। तरबेला डैम में मट्टी आ जाने से मशीनरी को भी नुकसान पहुँचने का खदशा है। वजारत तवाराई कहती है कि तरबेला का जो एक हिस्सा है वो फाल कर दिया गया है, बिजली की पैदावार बढ़ा दी गई है और शॉर्टफॉल 593 मेगावाट है, जबकि मजबूरी तौर पर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग का जो आलम है उससे लगता है कि बिजली का जो हदफ है या बिजली की जो तलब है वो डिमांड जो है वो ज़्यादा है और तलब पैदावार जो है वो खासी कम होगी। और आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसर तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।